बड़े घर की बेटी। संक्षिप्त परिचय। आनंदी एक बड़े घर की बेटी है, परंतु जहां उसका विवाह होता है वह घर उसके मायके जैसा नहीं होता है। वह घर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है बिना किसी शिकायत के। पर एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वह सहन नहीं कर पाती। ऐसा क्या होता है, तब वह क्या करती है, जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए हमारी और पढ़िए। यह है कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। बड़े घर की बेटी बेनी माधव सिंह हैं। गौरीपुरा गांव के जमींदार और लंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बुढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती थी। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठाकर सवेरे ही पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन ही बना दिया था। इसी से वेद ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली करण मधुर ध्वनि सुनाया दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वेदों से बड़ी लिखी पढ़ी रहती थी। उनकी किताबों से बस भरा रहता था कमरा। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार भी किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान भी था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते थे और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ जरूर लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदा करती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु भी समझने में संकोच न करती थी। स्वयं उसकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और त्रास देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन का कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, ताकि सुख शांति बनी रहे। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के लंबरदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे और झाड़ फानुस, अन्नेरी, मजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देव योग से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली।
हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती भी थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार भी करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं, ये माना गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बाप के लिए सारी संतान एक जैसी होती है। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ थे। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थी का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने आप को इसी नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। कहते हैं ना, जैसे बेटी तो होती है ना, वो सब कुछ कर ही लेती है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया ले आए और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी हुई है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने कि किस तरह से घी को बरतना है। उसने सब घी मांस में ही डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने किया कह दिया, घी बस मांस में पड़ गया, इतना ही था। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ भी गया सारा? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने इस मांस में ही डाल दिया है तो और घी बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह शुद्धा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मेके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, तुम्हारे मायके में तो चाहे नदी की बहती हो घी की स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उसके मायके की निंदा उसे नहीं सही जाती। आनंदी मुँह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया। थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं तुम्हारी। लेकिन आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुँह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा तुम्हें जरूर चखाते थे। अब अनपढ़ उजड़ ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे ही देखूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी और सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई, बस अपने पति का इंतजार करने लग गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह
सारी घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में ही रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय पर घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप बस 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छोड़ना मुश्किल हो जाता था इन सब से। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी जी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल करे बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। देखो खुद की गलती और खुद ही सफाई दे रहे हैं। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँह लगे। लाल बिहारी वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई है? बात तो बताइए आप लोग मुझे। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी, अपने आप ही उलझ पड़ी। मौके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है, अपने मायके वालों के सामने हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी, यह जहर भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा? आनंदी की त्योरियां पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हारे यह आग लगाई है तुम उसे पाऊं मुँह जुलस दूर करूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों हो जाती हो? बात तो कहो, बात क्या है? आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी असुर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मार कर यूं न आकड़ता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मुझे मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में ही डाल दिया था। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मायके को भला बुरा कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार कहा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूं तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ है? आप उसी से जाकर पूछ लीजिए। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का तो यह साहस की खड़ाऊ तक उठाकर फेंक ले। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। स्त्रियों को रोना जल्दी ही आता है। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातः काल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह है और न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी हैं। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज होता है, कितना आसान होता है।
बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों, क्या बात हुई है वो तो बताओ श्रीकंठ। इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिसको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात ये तक चिंता नहीं, कोई एक ही दो कह दे वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। ये हो नहीं सकता। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला कि बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना भी अच्छी बात नहीं है। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं ये सब कुछ जानता हूँ। आप सभी जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए हैं, कई घर बसे हैं। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवर्त व्यवहार मुझे असहनीय हो रहा है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता हूँ। ऐसा भाई मुझे नहीं चाहिए। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे श्रीकंठ जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण ये सब बातें मुझे कहनी पड़ रही हैं। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि दोनों भाई अलग हों। लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हक्के और हुक्के चिल्लम के बहाने वहां आ बैठे। गांव वालों को तो ऐसी बातें सुनने पर बस मौका मिलना चाहिए दूसरों के घर में जाने का। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी है इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उसकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि सभी चाहते हैं कोई आजकल की दुनिया में कोई खुश रहे तो उसको देखकर दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गए। सारे बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डेबिटिंग क्लब में अपनी बात पर आ अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ थे, अब इस घर में नहीं रह सकता हूँ। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हो गई है उसे तुम बड़े होकर क्षमा कर दीजिए। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो
वही घर में रहेगा या मैं ही इस घर में रहूँगा। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है, अंतिम फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत ही आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर भी बैठ जाएं। पहले ऐसा ही होता था, बड़ों के सामने छोटे बराबर में नहीं बैठते थे। हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुटता तक न था। उसे वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से जवान को नाग पंचमी के दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लौटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछतावा रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। बस यही सोचता था। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिसमें कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भरा है, क्योंकि उसे अपनी गलती का पछतावा था। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा हुआ था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फैल ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी कि वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पे खड़े यह कहते हुए सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया और वह रोने लगी। मन का मेल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं होती है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ तो मैं क्या करूं? श्रीकंठ को अभी भी गुस्सा चढ़ा हुआ। आनंदी भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ मैं न बुलाऊंगा, क्योंकि श्रीकंठ अभी भी गुस्से में था। आनंदी पछताओगे, उन्हें बहुत गलानी हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दें। श्रीकंठ
न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर से कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और श्रीकंठ ने शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। लाल बिहारी दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ ही पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों से आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो आनंदी, कहाँ जाते हो तुम? क्योंकि बड़े घर की बेटियों का दिल भी बड़ा होता है। लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे, आनंदी मैं तुम्हें जाने न दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य ही नहीं हूँ, मुझे जाने दो। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी और आगे रखा तो आगे मत बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। इस घर से जाना ही अच्छा है। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं है, क्योंकि गुस्से में सब कुछ कह दिया था। आनंदी ने भी अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब भाभी को मैं कभी भी कुछ भी नहीं कहूँगा। अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, लेकिन अब ये कभी मत कहना कि आप तुम्हारा मुंह तक नहीं देखूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए शहर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोले, उठे बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे होते हैं। गांव में जिसने यह वरदान सुना, उसी ने इस शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, जो बिगड़े काम भी बना देती हैं, अपने घर को एक साथ लेकर के चलती हैं। आप लोगों को ये हमारी कहानी के माध्यम से छोटी सी सीख है कि गुस्से में कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसका पछतावा होने पर सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि गलती का एहसास होना जरूरी है और माफ़ी मांगने वाला माफ़ करने वाले से भी बड़ा होता है। इसलिए कभी भी गलती हो तो माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में कभी कभी गलतियां अक्सर हम सबसे हो ही जाते हैं। गुस्से में पता ही नहीं रहता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए आनंदी की तरह अपने घर को कभी उजड़ने मत देना।